Hello students and welcome to Neelkanth Educational Point. This video is going to be the second lecture for the light chapter of class 10th, and this video is going to be about how to draw ray diagrams actually on paper. मैं हर एक रे डायग्राम को बना करके दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जो मिरर्स है हेडलैम्प्स में यूज होते हैं वो पैराबोलिक मिरर्स होते हैं और कॉनकेव मिरर्स यूज करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो चीजें मैं भी आपको रे डायग्राम के थ्रू शो करूंगा, प्रूव करूंगा। और इसके अलावा f जो होता है वो r/2 होता है, ये भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो का वेरी फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ सिर्फ स्पेसिफिक केस में ही क्यों होती है और हमेशा क्यों नहीं। और इसके अलावा इसी पार्ट में हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर जो व्हीकल्स की हेडलैम्प होती है उसमें हम कॉनकेव मिरर को क्यों नहीं यूज करते हैं और हम पैराबोलिक मिरर्स को एक्चुअली क्यों यूज करते हैं, जो बात मैं कह रहा था। ठीक है, तो मैं उसे प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बी विद मी एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले इस पार्ट के लिए हम एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। Consider this much is I think will be enough and मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब आपके सामने ही रहेगा, तो आप इस पर डाउट ना करें और आपको सब कुछ इसमें साफ साफ दिखाई देगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा यहाँ पर। मैं स्केल पर देखिए, यहाँ पर सामने आपके सामने ठीक 5 सेंटीमीटर नाप करके, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर नाप करके ही, ठीक है, जो है यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आर्क इतना बड़ा रखेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से कंपेरेबल हो। इनफैक्ट मैं उससे बड़ा रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई जा सके। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मेजर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पॉइंट पर, मिरर के उस पॉइंट पर हमेशा एक नॉर्मल होती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 नॉर्मल्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जिनमें से 2 नॉर्मल्स को जो मैं 2 पॉइंट्स जो मिरर पर मैं मेजर कर ले रहा हूँ, जिनको मैं अभी बी और सी मार्क करूंगा। तो इन पॉइंट्स को मैं मिरर के एकदम पोल के करीब कर रहा हूं और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं ए और डी, इन्हें मैं मिरर के एकदम एज पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं। और अब इन पॉइंट्स पर ए, बी, सी और डी पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हैं कि आप प्रिंसिपल एक्सिस से ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी और डी की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मेजर करके आप प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे एज पर आप उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और आप ये शो कर सकते हैं। और उसके बाद से आप उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिल। और अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुछ खास नहीं करने जा रहे हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, अब बिल्कुल वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हम उसको यूज करके यहाँ पर रे डायग्राम्स में हर एक पॉइंट ए, बी, सी और डी पर जो है हम एंगल्स को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करेंगे और उतने ही एंगल पर हम फिर नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ड्रॉ कर देंगे। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ए से जो लाइन AC का जो एंगल है, जो पैरेलल लाइन है नॉर्मल से, उसका एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 39 और 40 डिग्री के एंगल के बीच में है। और हम उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर मेजर करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए।
और हम सेम चीज़ यहाँ पर मिरर में करने जा रहे हैं पॉइंट डी पर भी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री का एंगल बन रहा है और हम यहाँ पर 37 डिग्री पर ही ये लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। मेरे रे डायग्राम बनाने में हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत जो लाइंस पैरेलल नहीं थी उसकी वजह से दोनों लाइंस आकर के ये जो ए से जो रिफ्लेक्टेड रे है, और अब हम यहाँ पर मेजर करने जा रहे हैं पॉइंट बी से क्या एंगल बन रहा है। पॉइंट बी पर जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 12 डिग्री का है और आप देख सकते हैं तुरंत कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे गई है पॉइंट बी से, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज नहीं हो रही है जहां पर ए और डी से आने वाली रेज कन्वर्ज हुई थी। और सेम चीज़ हम यहाँ पर देखने को पाएंगे पॉइंट सी से रिफ्लेक्ट होने वाली रे के लिए, जो कि मिरर पर पॉइंट सी है। माफ कीजिएगा कि पॉइंट सी जो दो जगह हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए और एक मिरर पर पॉइंट सी मेजर कर दिया, मैंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। बट लेट्स से कि ये मिरर पे पॉइंट सी डैश है, ओके। और इस सी डैश से आप देख सकते हैं कि इस पर भी अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री का ही एंगल बना है और हम यहाँ से भी रे को रिफ्लेक्ट करवाएंगे। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बी और सी डैश से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर आकर के एक कन्वर्ज कर रही हैं। और लेकिन ये दोनों रेज जो है वो सी और पी के बीच में किसी दूसरे पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं और ए और डी से आने वाली रेज किसी दूसरे पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर में अगर अपर्चर बहुत बड़ा है तो उस केस में रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज नहीं होती, यानी कि फोकस एक सिंगल पॉइंट नहीं होता प्रिंसिपल एक्सिस पर, बल्कि वो एक रेंज बन जाता है। और यही प्रॉब्लम है कॉन्केव मिरर्स के साथ, जिसकी वजह से कॉन्केव मिरर्स को हम व्हीकल्स के हेडलैम्प में इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब हम बी और सी डैश से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज को के लिए लाइन को देखते हैं तो ये एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो को जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। यानी कि जो फोकस है बी और सी वाली रेज के लिए, पॉइंट बी और सी से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज के लिए, वो एग्जैक्टली इन बिटवीन है सी और पी के, यानी कि उनके मिड पॉइंट पर आकर के सी पी के मिड पॉइंट पर आकर लाई करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि f = r/2, तो f को यानी कि फोकल लेंथ को 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए था। और इस रे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पर है। लेकिन उन रेज के लिए जो अपर्चर में, जो मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब हैं, यानी कि जब बी और सी डैश के लिए है, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर जब अपर्चर बहुत छोटा होता है तो रे एग्जैक्टली आकर के मिड पॉइंट पर ही फोकस होती है। लेकिन अगर अपर्चर बहुत बड़ा हो तो उसकी रेज मिड पॉइंट पर आकर फोकस नहीं होती, वो थोड़ा पहले फोकस हो जाती हैं। ओके, तो f is 2.5 centimeter for this range of BC, but beyond that the range shifts towards pole. Okay. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो BC का जो अपर्चर का रेंज है वो 1.9 सेंटीमीटर का है, जबकि जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ पर हमारी रेज, इसीलिए बी और सी से हमारी जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो फोकस के करीब हैं। लेकिन AD के केस में ये अप्रॉक्सीमेटली 6.2 सेंटीमीटर के करीब आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज, यानी कि ए और डी से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज जो है वो पोल के ज़्यादा करीब ही आकर के रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर सिर्फ उसी स्थिति में होती है जब दर्पण का द्वारक यानी कि अपर्चर दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत कम हो। ठीक है, ओके। लेकिन अगर अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ या उसके बराबर भी हुआ, तो उस केस में रेज जो है वो मिड पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज नहीं होती, यानी कि f जो है वो r/2 नहीं होता बल्कि उससे कम हो जाता है। ठीक है।
एंड स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं वो ये है कि व्हीकल्स के हेडलैम्प में हमें एक बड़े अपर्चर का मिरर यूज करना होता है, और अगर हम बड़े अपर्चर के मिरर के रूप में कॉन्केव मिरर को यूज करेंगे तो वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रात में रोड्स पर विजिबिलिटी जो है वो व्हीकल्स की कम हो जाएगी और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो कॉन्केव मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर्स में हम देख सकते हैं, अभी हमने रे डायग्राम में देखा कि कभी भी जो रे ऑफ लाइट है, पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है वो आकर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रही है अगर अपर्चर बहुत बड़ा है। तो सेम चीज होगी अगर एक फोकस पॉइंट से हम रेज को रेज ओरिजिनेट होती हैं एक बल्ब से और वो रिफ्लेक्ट होती हैं एक कॉन्केव मिरर से, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं बनाएंगी। जबकि पैराबोलिक मिरर्स में ऐसा नहीं होता है, और पैराबोलिक मिरर्स में वो सारी रेज आकर के एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, भले ही अपर्चर बड़ा ही क्यों ना हो, और वो सारी लाइट्स एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट के रूप में ही रिफ्लेक्ट होंगी जब वो लाइट सोर्स से ओरिजिनेट होंगी। तो ठीक है। बट स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम लेट मी रिमाइंड यू कि जब भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको कभी भी पैराबोलिक मिरर का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ तो। और उस केस में आपको ये नहीं समझ लेना है कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बुक्स में आपके मेंशन्ड है जनरली कि वहाँ पर हम कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर्स का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है आपको, पैराबोलिक मिरर्स के बारे में आपके बुक में बताया नहीं गया है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस अपनी शो नहीं करनी है, आपको एग्जाम में चुपचाप अपने मार्क्स लेने हैं और मार्क्स लेकर के निकल जाना है। तो प्लीज़ वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मत। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, एंड मुझे लगता है कि सही जानकारी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम में एग्जामिनर को या फिर पेपर सेटर को जो है हम बेवकूफ़ समझें। वो अभी आपके लेवल पर उन चीज़ों को रख रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। रिमेंबर दैट। तो हम फिर से वही काम करेंगे, लेकिन इस बार हमें ध्यान रखना है कि हम अपर्चर को मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो है थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर से CP और C से 10 सेंटीमीटर मेजर करके हम एक छोटा सा अपर्चर ड्रॉ कर लेंगे कॉन्केव मिरर का, और फिर हम फोकस को C और P के बीच एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मेजर कर लेते हैं क्योंकि हमने अपर्चर वैसे ही बहुत छोटा रखा हुआ है, तो इसको हम सीधे मिड पॉइंट पर मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट पर आप जो एरो हेड है उसका, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एरो हेड बनाएं वो एरो हेड जरूर बनाएं, और ये ध्यान रखें कि आपका जो ऑब्जेक्ट हो वो अपर्चर की लेंथ से के बराबर हो। ठीक है, और एग्जैक्ट एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करें, और जैसा कि मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने 2 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट डिस्टेंस ली है और इसको मेजर करके मैं एग्जैक्टली वैसे ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट के पास से भी ऑब्जेक्ट की हाइट भी 2 सेंटीमीटर रखी थी, और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस मिरर के पास भी मैंने 2 सेंटीमीटर की पॉइंट की, और उसके बाद से फिर मैंने एक रे वहाँ से ड्रॉ की, और फिर मैंने उन दोनों पॉइंट्स को मिलाया जो कि हमारे पैरेलल रे बनती है। ठीक है, और फिर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है, हम जानते हैं कि वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगी, तो हमने उससे सीधे फोकस से रिफ्लेक्ट करवा दिया। दूसरी चीज़, अगर कोई रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो हमेशा बिना अपने पाथ को चेंज किए वो उस लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, जहाँ हमने इमेज को, ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रे को पॉइंट P यानी कि पोल से रिफ्लेक्ट करवाएंगे, और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री के करीब एंगल आ रहा है। तो हम 41 डिग्री के एंगल पर चूंकि एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस से 41 डिग्री के ही एंगल पर हम यहाँ पर रे को रिफ्लेक्ट करवा देंगे दूसरे साइड। ठीक है।
क्या? अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये जो दो रेज हैं, जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से पास हुई, और दूसरी जो कि पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर ये देखेगा कि ये दोनों रेज डाइवर्ज करती हुई रेज हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये रेज मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आती हुई आती हुई इसको फील होंगी, लेकिन एक्चुअली ये रेज तो आ नहीं रही हैं। इसलिए हम यहाँ पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ करते हैं इस केस में। और जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेज ड्रॉ करते समय ये लाइंस बिल्कुल उस रे के पैरेलल ही हों, किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि वो उससे डिविएट करते हुए दिखें और आप जबरदस्ती एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज आकर के मिरर के पीछे इस पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी है, और तो बी से चलने वाली दो रेज जो हैं वो आकर के मिरर के पीछे एक पॉइंट बी डैश से आती हुई फील होंगी। ये जो पॉइंट बी डैश है ये इसका एक वर्चुअल इमेज होगा पॉइंट बी का। ठीक है, उसी तरीके से ए का एक वर्चुअल इमेज जो होगा वो बी के जस्ट नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर बी डैश से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर बनेगा, और ये बी ए का जो वर्चुअल इमेज होगा वो होगा बी डैश ए डैश। ओके, सिंस ये जो इमेज बनी है बी डैश ए डैश, ये कोई रियल इमेज नहीं है और मुझे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी, तो जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती हो गई। तो इसे मैंने अभी डॉटेड लाइन बना दिया है, आप देख सकते हैं। और इसे एग्जाम में भी आप ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए आप इसे हमेशा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, कभी भी इसे सॉलिड लाइन से ड्रॉ मत करिएगा। ओके, यानी कि कॉन्टिन्यूअस लाइन से ड्रॉ मत करिएगा। स्टूडेंट्स, ये तीसरा रे डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया क्योंकि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बस ये समझाने के लिए, एक रिकैपिचुलेशन के लिए ये रे डायग्राम बनाया है मैंने, ताकि आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। तो लेट्स से कि जिसे मैंने सेम चीज़ की हुई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से 10 सेंटीमीटर लेकर के एक अपर्चर बना दिया, अपर्चर मतलब कॉनकेव मिरर का ड्रॉ कर दिया 10 सेंटीमीटर पर, और ये ध्यान रखा कि जो अपर्चर है वो बहुत ज़्यादा वो ना हो, लंबा ना हो। और फिर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मेजर करके ये इंश्योर किया कि ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। आप देख सकते हैं कि रे जो है बी एक्स रे है, अगर हम कहें ये बी एक्स रे है जो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है। और एक दूसरी रे बी वाई मैंने जो फोकस से पास होती हुई रे ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं कि जो बी एक्स रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होती है। बी वाई रे जो कि फोकस से पास हुई वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और इसी तरीके से बी सी जेड रे जो है वो चूंकि सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई थी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी पॉइंट में आने वाली लाइन हमेशा नॉर्मल होती है, तो यानी कि बी सी जेड जो रे आई वो रे चूंकि नॉर्मल के अलॉन्ग ही आई थी, यानी कि जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई थी, तो वो जीरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी कि वो अलॉन्ग जेड सी बी लाइन ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये तीनों ही रेज बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये तीनों ही आकर के एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, जिसे हम बी डैश कहते हैं। और बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो कि रियल इमेज होगा ऑब्जेक्ट ए बी का। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर हम को इनके अलावा भी रे ड्रॉ करनी हो तो हम ये कर सकते हैं कि बी से एक रे पोल पर आकर के इंसिडेंट कराएं, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर हो बीपी का जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना ही एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस से दूसरे साइड हम रिफ्लेक्ट करा दें, और ये रे भी आई एम श्योर कि बी डैश से ही पास होगी। इसी तरीके से ए से आने वाली रे अलग अलग रेज आकर के इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट ए डैश पर ही इंसिडेंट करती हैं, और इसीलिए हम सीधे वहां पर उस रे को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक आपके लिए एक आइडिया है कि रे डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके रूल्स प्रॉपरली क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको समझ में आया हो तो उसके लिए तो आप लाइक करें वीडियो को, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।